गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई नर्सिंग। आज हम देखेंगे इंजेक्शन रेटेप्लेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये उसी की कैटेगरी का इंजेक्शन होता है, इसको भी उसी तरह यूज़ किया जाता है, बट इसकी डोज है, जो टाइम है, इंडिकेशन है, वो थोड़े अलग होते हैं। और इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी ही होता है, पर इसको कितने टाइम में देंगे, कैसे देंगे, किस सॉल्यूशन में डाइल्यूट करेंगे, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और उसके साइड इफ़ेक्ट, अगर इंजेक्शन को फास्ट दे दिया जाए या स्लो दे दिया जाए, या जो जनरल साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी मेडिकेशन के, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑल अबाउट इंजेक्शन रेटेप्लेज। तो जो इंजेक्शन रेटेप्लेज है वो बैक्टीरिया ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। इसके डीएनए से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या होता है? एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिन में। फिर प्लाज्मिन क्या करता है, जो फिब्रिन होता है उसको डिग्रेड कर देता है। इससे जो आर्टरीज में जो प्लग होता है वो डिजोल्व हो जाता है, उसका डिजोल्यूशन हो जाता है। इंडिकेशन इसको क्यों देते हैं? एसटी एलिवेशन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, एंड रिसेंट एलबीबी। अगर लास्ट कुछ टाइम में किसी पेशेंट को लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है तो, और ईसीजी में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस हैं तो भी दे सकते हैं। अब देखते हैं इसकी अवेलेबल डोज। जैसे इसका ये है, एक कवर है जिस पैकिंग में ये आता है। इसमें लिखा होता है रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रेटेप्लेज इंजेक्शन किट 18 mg, या रेटेलेक्स किट भी बोलते हैं इसको। ये इसकी 1 किट होती है। इसकी 1 किट में होता है स्ट्राइल लायोफिलिज्ड पाउडर फॉर्म में आता है ये, एंड फॉर इंट्रावेनस यूज़ ओनली। इसको सिर्फ आईवी यूज़ किया जाता है और किसी भी रूट से एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। तो इसकी जो वायल होती है, इट कंटेन्स 10 इंटरनेशनल यूनिट्स और 18 mg ऑफ रेटेप्लेज। इसमें रेटेप्लेज है जो मेन कंटेंट है, जो कि इकोलाई से प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी क्वांटिटी होती है 18 mg या 10 इंटरनेशनल यूनिट। अलोंग विद इसमें कुछ और भी कंटेंट होते हैं, जैसे सुक्रोज, ये ग्लूकोज होती है, ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का काम होता है ह्यूज ब्लड लॉस से प्रिवेंट करना। देन होता है पॉलीशर्बेट 80, इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोटेशियम फॉस्फेट होता है एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो अलोंग विद रेटेप्लेज इसमें ये सब कंटेंट होता है। तो फिर देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन इट्स सेम एज इट वाज इन इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट कैटेलाइज द क्लीवेज एंडोजीनस। क्लीवेज मतलब जो इसका एंड होता है वो उसको कैटेलाइज करता है, प्लाज्मिनोजन का एंड होता है, फिर प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। कैटेलाइज होने से क्या होता है, प्लाज्मिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मिन में। फिर प्लाज्मिन का क्या फंक्शन था? सेम, प्लाज्मिन डिग्रेड कर देता है फिब्रिन को। फिब्रिन से फिर जो प्लग होता है वो डिजोल्व हो जाता है, और जो आर्टरी की ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, या डीवीटी हो रहा है, तो उसमें वो रिजोल्व हो जाता है। बट ये स्पेशली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है एमआई में ही। जो कार्डियक केसेस है उनमें डीवीटी या जो डीवीटी है उसमें मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी प्रेफरेंस होती है कार्डियक प्रॉब्लम में ही एडमिनिस्टर करने की। तो अब देखेंगे इंजेक्शन जो रेटिप्लेज है उसको हमें किस सॉल्यूशन में डिजोल्व करना है, किस इंजेक्शन के साथ देना है, किसके साथ नहीं देना है। तो हेपेरिन एंड रेटिप्लेज आर इनकम्पैटिबल विद व्हेन कंबाइंड इन सॉल्यूशन। अगर किसी पेशेंट को हेपेरिन एडवाइस किया हुआ है और उसी को हमें इंजेक्शन रेटेप्लेज भी एडमिनिस्टर करना है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हेपेरिन और रेटेप्लेज एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं। अगर ये मिक्स कर दिए तो दोनों ही अपना जो मोड ऑफ एक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे बॉडी में। तो हेपेरिन और रेटेप्लेज है जो क्या करना चाहिए हमें उनमें, प्लस IV लाइन विद 5% डेक्सट्रोज स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेशन रेटेप्लेज इफ़ IV लाइन इज़ हेपेरिनाइज्ड बिफोर। अगर कोई IV लाइन है, कैनुला है, जिसमें पहले हेपेरिन यूज़ किया गया है, उसको हमें
5% डेक्सट्रोज से फ्लश कर लेना चाहिए, ताकि जो हेपरिन का जो भी कंटेंट है कैनोला में वो ना रहे। तो फिर हम इंजेक्शन रेटिप्लेज दे सकते हैं। देन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्यों नहीं देना है हमें, कब नहीं देना है। इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, ये क्या करता है, फिब्रिन को डिग्रेड कर देता है, तो फिब्रिन फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा ये। तो अगर पेशेंट को किसी बॉडी पार्ट में इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसको ह्यूज ब्लड लॉस हो सकता है, इसलिए एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग में इसको नहीं दिया जाता। हिस्ट्री ऑफ सीवीए, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, अगर किसी पेशेंट को हेमरेजिक सीवीए हुआ है, तो हमें कोई पेशेंट सीवीए की हिस्ट्री के साथ आता है तो हमें शायद मतलब हिस्ट्री से ना पता लगे कि वो हेमरेजिक था या नॉन हेमरेजिक था, तो उसमें भी हमें इसका यूज़ नहीं करना है। रिसेंट इंट्राक्रेनियल ट्रॉमा, अगर ब्रेन में कोई भी ट्रॉमा हुआ है किसी भी रीजन से। नेक्स्ट है नॉन ब्लीडिंग डायथियासिस। डायथियासिस होता है कि कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, कोई भी बॉडी में ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी नहीं देना। एंड सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इसमें भी हम रेटिप्लेज इंजेक्शन को एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, पहले बीपी को कंट्रोल करेंगे, देन ओनली वी कैन एडमिनिस्टर इंजेक्शन रेटिप्लेज। नाउ वी विल सी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेटिप्लेज किट। रेटिप्लेज किट में जो वायल आती है और इसको डिजोल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन आता है उसको हमें कैसे यूज़ करना है, उस सॉल्यूशन से इसको वायल में जो पाउडर है उसको कैसे डिजोल्व करना है उसको देखेंगे। ये रेटिप्लेज किट है जो ये रेटिलेक्स किट के नाम से भी आती है, रेटिकेड किट के नाम से भी आता है। ये अलग अलग कंपनी की जो अलग अलग ब्रांड्स हैं उन पे डिपेंड करता है, उस पर ये नाम वेरी करता है, होता रहता है। तो देखते हैं स्टेप 1, रिमूव द प्रोटेक्टिव फ्लिप कैप फ्रॉम वन वायल ऑफ रेटिकेड एंड क्लीन द रबर कैप। जो वायल पे आती है नॉर्मली कोई भी, उस पर एक प्लास्टिक का कवर होता है जिसको हम फ्लिप करके रिमूव कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले वो कवर रिमूव करना है। देन जो फ्लिप कवर के नीचे होगा, फ्लिप कैप के नीचे होगा रबर एरिया, फिर उस रबर एरिया को हमें क्लीन करना है विद कॉटन। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो वाटर फॉर इंजेक्शन है उसको एक सिरिंज में लोड कर लेंगे। देन उस सिरिंज की जो निडल होगी उसको पोक करेंगे विद पियर्सिंग द रबर कैप विद द सिरिंज निडल कंटेनिंग वाटर फॉर इंजेक्शन एंड अलाउ ऑल द वाटर फॉर इंजेक्शन टू ट्रांसफ़र इनटू द वायल। जिस सिरिंज में हमने उसको सॉल्यूशन को लोड किया है उसी सिरिंज की निडल से पोक करेंगे वायल में, उसके रबर एरिया में, तो फिर उसका जो वाटर फॉर इंजेक्शन होगा सिरिंज में वो हमें पूरा अलाउ करना है कि वो पाउडर वाली वायल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। देन स्टेप नंबर 3, रिमूव द नीडल एंड सिरिंज फ्रॉम वायल एंड जेंटली स्वेल द कंटेंट ऑफ द वायल फॉर डिजोल्यूशन, डू नॉट शेक। फिर हमें नीडल और जब जैसे ही उसका कंटेंट सिरिंज का ट्रांसफ़र हो जाएगा वायल में, नीडल एंड सिरिंज हमें रिमूव कर लेनी है। देन हमें जेंटली बोथ हैंड्स के बीच में उसको स्वेल करना है, शेक नहीं करना है। किसी भी मेडिसिन को शेक नहीं करना होता है, शेक करने से क्या हो जाता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं और उसका एक्शन चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, अलाउ द वायल टू स्टैंड फॉर फ्यू सेकंड्स फॉर डिसिपेशन ऑफ एयर बबल। तो उसको स्विल करने से या जैसे हमने उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन इंस्टिल किया था उससे बबल फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हमें कुछ सेकंड्स के लिए 10 to 15 सेकंड के लिए रख सकते हैं ताकि वो बबल सब डिसिपेट हो जाए। अटैच ए फ्रेश निडल एंड विड्रा द रिकॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन इनटू द सिरिंज। फिर हमें एक फ्रेश सिरिंज लेनी है जिससे हम उसको वायल से सॉल्यूशन को सिरिंज में लोड करेंगे। अब हमारे पास द 10 ml बोलस इज़ नाउ रेडी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। 10 ml हमारे पास इंजेक्शन रेडी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है जब हम इसके 2 बोलस एडमिनिस्टर करते हैं, फर्स्ट बोलस एंड सेकंड बोलस, जब हम सेकंड बोलस रेडी करेंगे तो भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करके ही रेडी करना है। तो ये थे इसके स्टेप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेटिप्लेज किट। अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको 2 बार एडमिनिस्टर किया जाता है, 2 बोलस ऑफ 10 इंटरनेशनल यूनिट एंड 18 mg ऑफ इंजेक्शन रेटिप्लेज। तो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, जो फर्स्ट बोलस है जो हमने रेडी किया था 10 ml जिसमें होता है 10 इंटरनेशनल यूनिट,
मीन्स 1 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है और 2 मिनट्स। तो हमें इसको 2 मिनट्स में एडमिनिस्टर करना है। तो 2 मिनट्स में हो गए कितनी, जैसे 120 सेकेंड्स होती हैं, तो 12 सेकेंड में 1 ml एडमिनिस्टर करना है। तो देन होगा आफ्टर 30 मिनट्स। इसके बाद हमें ECG करनी है, जो कार्डियक चेंजेस हुए थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, कोई करेक्शन हो रहा है या नहीं, देखने के लिए हमें यूज़ करना है। फिर 30 मिनट्स बाद हमें सेम बोलस बनाना है और उसको भी ओवर 2 मिनट्स एडमिनिस्टर कर देना है। उसके बाद हमें फिर ECG करनी है। उसमें हमें जैसे अगर MI के लिए दिया है तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि जो भी कार्डियक चेंजेस हुए थे वो करेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंजेक्शन रेटेप्लेज। रेटेप्लेज इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको फ्लोर फास्ट एडमिनिस्टर करने से भी। तो जैसे कोई टाइम, जैसे इसके जो 2 बोलस है उनके बीच में 30 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है? तो अगर हम इसको फास्ट एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे 30 मिनट्स के गैप के बिना ही अगर जल्दी जल्दी विदिन 10 मिनट 5 मिनट उसको एडमिनिस्टर इंजेक्ट कर देंगे इंजेक्शन को, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे कि ह्यूज इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को हेमेट्यूरिया हो सकता है, ब्लड इन यूरिन आ सकता है, पेशेंट का जो क्रेनियल हैमरेज हो सकता है, जैसे ब्रेन में कोई वेसल है वो रप्चर हो जाए। हैमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग के अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं नोज़िया, वोमिटिंग हो जाए पेशेंट को। तो इन सब साइन एंड सिम्टम को भी हमें साथ में ही नोट करना होता है। नेक्स्ट है, डोंट इंजेक्ट एनी अदर मेडिकेशन विद सेम लाइन यूज्ड फॉर इंजेक्शन रेटेप्लेज। जैसे हमने पहले देखा था हेपेरिन इंजेक्शन इसके साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है, लेकिन बस हेपेरिन ही नहीं, बाकी कोई भी मेडिकेशन हमें इसके साथ एडमिनिस्टर नहीं करनी। जैसे हम नॉर्मली रूटीन में इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन पेंटापेराजोल है, उसके साथ हमने इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दिया, इंजेक्शन ओंडास्टिरोन। तो ऐसे एडमिनिस्टर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती हैं, उनका इफ़ेक्ट सेम ही रहता है। बट जो इंजेक्शन रेटेप्लेज है उसको हमें किसी भी और मेडिकेशन के साथ इंजेक्ट नहीं करना है, और अगर इंजेक्ट भी करना है तो हमें उसको फ्लश करना है प्री और पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंजेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।